बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। ये बड़ी खबर जहां अखिलेश यादव ने संभल पर चर्चा की मांग की। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव बोले हैं, यह सरकार की सोची समझी साजिश है। संभल में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जगह जगह खोदने वाले हैं देश का सौहार्द। संभल में प्रशासन की सूझबूझ का ही नतीजा है कि इतने तनाव के बाद अब सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन सियासत शांत होने का नाम नहीं ले रही। संभल हिंसा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा इस सरकार की सोची समझी साजिश है, जगह जगह खोदने वाले देश का सौहार्द खो देंगे। ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है? कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल
संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है, प्लीज। आप जल्दी आप बोलना चाहते हैं, प्लीज। चलिए, हो गया उनका विषय, उन्होंने पूरा विषय रख दिया। उज्जवल निगम जी, हो गया आपका विषय, आपने सारी मांग रख दी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय बताइए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव हो गया, चुनाव में जो बेईमानी की है सरकार, जो चुनाव में बेईमानी, मनीष जायसवाल प्लीज। मनीष जायसवाल, आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखंड में वर्तमान में उत्पन्न अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आलू गरीबों का खाना है और ये पौष्टिक संतुलन में बड़ा मदद करता है। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है अध्यक्ष महोदय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो खाद्यान्न जाते हैं या अन्य प्रोडक्ट जाते हैं, उस कानून को धत्ता बताते हुए हजारों आलू लदे ट्रक को जो है बॉर्डर पर रोक दिया और उसको जबरन वापस करने का निर्णय इन लोगों ने लिया। अध्यक्ष महोदय, इससे आलू की कीमत, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आलू गरीबों का भोजन है और झारखंड में गरीब जो है अत्यधिक आलू के कीमतों से बिल्कुल बहुत परेशान है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो इंटर स्टेट ट्रेड है, और अगर उत्पादन कम है तो जो प्राइस का जो संतुलन है वो पूरे देश में एक बराबर बना रहे, इसके लिए केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र हस्तक्षेप करे और आलू का जो ट्रेड है उसको बरकरार रखे। बहुत धन्यवाद। लिस्ट के बाद, लिस्ट पूरी होने के बाद, लिस्ट के बाद कर देंगे। अभी विवाद हाँ था, लेकिन अब व्यवस्था दे दी, लिस्ट के बाद करें, कोई बात नहीं, लिस्ट के बाद करें। हाँ, लिस्ट के बाद दूंगा मौका। वह विषय थोड़ा बहुत विवाद का हो गया, चलो अब देंगे। अभी कुछ 1 मिनट 2-3 लोगों को बुलाने ओके, 2-3 के बाद आप 1 मिनट संजय उत्तमराव देशमुख के बाद अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ यवतमाळ वाशिम जो महाराष्ट्राच्या विदर्भ भागामध्ये आहे, या भागामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनासाठी ओळखला जातो। हे जिल्हे शेती क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देत असले तरी शेतकऱ्याची स्थिती फार बिकट आहे। यवतमाळ जे आत्महत्याची राजधानी ठरली आहे असे सांगताना मन हेलावून जाते। 2001 पासून ते 2024 पर्यंत साधारणतः यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 6000 शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली।
वाशिम जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 2000च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे केवळ आकडे नाहीत, हे आत्महत्या म्हणजे एका कुटुंबातील उद्ध्वस्त संसार आहेत. अध्यक्ष महोदय, शेतकरी आत्महत्या होण्याचे पहिले मोठे कारण म्हणजे पिकांना योग्य दर न मिळणे. 3 वर्षापूर्वी कापसाला 10,000 रुपये प्रति क्विंटल कापसाला भाव होता, सोयाबीनला 8,000 रुपये क्विंटल भाव होता, परंतु आज 7,000 रुपयांनी कापूस कोणी घ्यायला तयार नाही. सोयाबीनला सुद्धा 4,000 रुपयांनी कोणी घ्यायला तयार नाही. अशी शेतकऱ्याची अवस्था या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. शेतकऱ्यावर कर्ज वाढत आहे आणि त्यांच्यावर आर्थिक ताण या ठिकाणी वाढत आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरं कारण म्हणजे विदर्भातील पिकावर आधारित उद्योगाचा अभाव. विदर्भ आणि कापसाचा मोठा उत्पादक आहे, पण येथे चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि संभल में जो हिंसा हुई है वो सोची समझी रणनीति है और आज जिस तरीके से खुदाई हो रही है वो हमारे देश को खोद कर रख देगी। इस तरह से एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधते हुए आगे ये भी कहा कि संभल का जो ये मामला है वो दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है। तो संसद में एक बार फिर से जब मुद्दे गूंज रहे हैं तो संभल का भी मुद्दा गूंजा और यहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि संभल में जो कुछ हुआ है वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की खुदाई चल रही है वो पूरे देश को खोद कर रख देगी। अखिलेश यादव ने संभल को लेकर ये भी कहा कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जहां संसद में तमाम मुद्दे उठाए जाने हैं तो इधर संभल में जिस तरीके से उपद्रव हुआ था उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद संभल से सांसद बर के खिलाफ भी एफआईआर हुई और इसके खिलाफ नजर आए अखिलेश यादव और उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। रमन सिंह जी, सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक जी, देखिए, संभल के मसले को लेकर आज हमने देखा किस तरीके से सदन में पहले वॉकआउट कर दिया गया था विपक्ष की ओर से, उसके बाद जब प्रश्नकाल शुरू होता है उसके बाद वापस से सभी आते हैं और एक बार फिर से यहां पर पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए पुलिस प्रशासन पर भी और प्रशासन के ऊपर भी। देखिए कि सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, अखिलेश यादव वही बात कह रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है, जो जामा मस्जिद कमेटी के सदर कह रहे थे, यानी कि एक तरह से शासन को घेरना है और प्रशासन को घेरना है। अभी तक जो बातें हो रही थी वो प्रशासन के स्तर पर हो रही थी, उनकी बातें सामने आ रही थी। अखिलेश यादव ने आज सदन में जो कुछ कहा ये कमोबेश वही बातें हैं जो शाही जामा मस्जिद के सदर कह रहे थे कि प्रशासन के अफसरों की गलती से दंगा हुआ है, जानबूझ करके इसको भड़काया गया है और कुछ ऐसी बातें वहां पर पहले दिन सर्वे के दौरान की गई जिसकी वजह से लोगों में अफवाह फैली और फिर यह दंगा हुआ। अखिलेश यादव ने सदन में 1-2 और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो है इस बात के कि पुलिस वालों ने प्राइवेट हथियारों से लोगों पर गोलियां चलाई और जिसके कारण मौत हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है प्रशासन के ऊपर। इसको प्रशासन का इसको जवाब देना चाहिए।
अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इस मामले में जो मुस्लिमों की लड़ाई है वो उसको लड़ते हुए दिखाई दे सदन के अंदर, और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो भी इस सवाल को यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग उठाएंगे। तो अब सरकार को घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है। दिल्ली और लखनऊ का सवाल भी अखिलेश यादव ने उठा दिया है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताते हुए कि ये दंगा इसलिए कराया गया क्योंकि कुछ चीज़ों को बीजेपी छिपाना चाहती थी, और इसके लिए पूरी तरह से वहाँ का प्रशासन और शासन जिम्मेदार है। तो अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर इसका किस तरह से जवाब देती है ये देखना होगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी जो बातें कह रही थी वो ये कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जानबूझकर दंगा कराया, वहां पर मुसलमानों के दो बड़े लीडर्स के बीच में जो दोनों समाजवादी पार्टी के उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इस बात को लेकर के बीजेपी आगे चल रही है। जबकि अखिलेश यादव ने आज सीधे तौर पर शासन और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। विवेक, लेकिन इस सब पर बात होने के बजाय कि कैसे आपसी सौहार्द को बनाए रखना है, कैसे आखिर जो वहां पर माहौल बिगड़ा है उसे कैसे शांत बनाकर रखना है, इस सब पर बात नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर फिर से शुरू हो चुका है कि ये सब आपकी साजिश है और ये आपकी साजिश है। बिल्कुल, ये काम तो नहीं हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लिए केवल एक पक्ष को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते। दोनों तरफ से जो सियासत हो रही है, और इसमें ये कांग्रेस भी शामिल हो गई है समाजवादी पार्टी के साथ, तो इसमें जो पक्ष और विपक्ष की सियासत है वो अपने अपने वोट बैंक को साधने के हिसाब से की जा रही है। इस बात से किसी का कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ शांति कैसे बहाल होगी। शायद इस बात को पूरी तरह से शासन पर, प्रशासन पर छोड़ दिया गया है कि वो इस बात को देखें। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह का डिवीज़न, शार्प डिवीज़न हिंदू और मुसलमानों के बीच में पिछले कुछ दौर में हुआ है, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है, और इसकी वजह से ये सारा कुछ तनाव है। और इसकी वजह ये भी है कहीं ना कहीं कि जिस तरह की सियासत हमारे देश में हो रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो एक पक्ष बिल्कुल चाहता है कि वो सही बात क्या है वो कभी सामने नहीं आती है। कभी हिंदुओं की बात होती है, कभी मुसलमानों की बात होती है, और इसको लेकर के ये सारी राजनीति की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो एक बात को और उठा रहे हैं कि जो जुडिशियल कमीशन सरकार ने बिठाया है उस पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पुलिस के अफसरों से मिलजुल करके पीड़ितों के गलत तरह से ही अपने हिसाब से बयान ले लेगा। भरोसा आखिरकार आप किस पे करेंगे? आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है, आपको जो जांच कमेटी जो जिसको 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है आपको उस पर भरोसा नहीं है, तो भरोसा किस पे है? संभल जो 10 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है, भारी लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आप डेलीगेशन भेजते हैं, पहले समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद कांग्रेस। अब खबर ये भी है कि कल राहुल गांधी भी वहां पहुंचेंगे, तो सवाल ये उठता है कि बयानबाजी से समाधान तो निकलेगा नहीं ना। देखिए, जहां तक भरोसे की बात है तो जिसको भरोसा करना है उसकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, और जिस पर भरोसा किया जाना है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि आखिर उस प्रशासन की क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं ऐसी है कि उस पर वो जो बातें कह रहा है उस पर वहां के लोग यकीन करें। तो बहुत सारी चीजें हैं। राहुल गांधी की जहां तक जाने का सवाल है तो अभी तक 10 तारीख तक तो वहां बगैर परमिशन के तो कोई नहीं जा सकता है। वो भी नेता विपक्ष हैं सदन में, लोकसभा में, और यहाँ के जो नेता विपक्ष है विधानसभा में उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो राहुल गांधी का भी जाना वहां पर बहुत मुश्किल है। जहां तक भरोसे की बात है तो भरोसे का सवाल दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से हम कहेंगे कि ट्रस्ट डेफिसिट है एक तरह का दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और राजनीति करने वालों को मौका मिल रहा है राजनीति करने का। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।